दोस्तों, जब कोई उपराष्ट्रपति जैसे गणमान्य पद से इस्तीफा देता है तो सवाल सिर्फ पद का नहीं होता। सवाल होता है उस सोच का जो उस पद के साथ टकरा रही होती है। जगदीप धनखड़ जी कभी न्यायपालिका पर बयान देते दिखे, कभी संसद की गरिमा पर सवाल उठाते नजर आए, और कभी तो ऐसे लगा जैसे सरकार की नीतियों पर विपक्ष की भाषा में बोल रहे थे। ये वही धनखड़ है जो इस समय में किसान आंदोलन में सरकार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज में वो सरकारी गंभीरता कम और राजनीतिक शोर ज्यादा नजर आने लगा। क्या ये इस्तीफा सिर्फ संयोग था, या वो सच में उस लाइन को पार कर चुके थे जो किसी संवैधानिक पद की मर्यादा को तय करती है? और अगर ऐसा था तो क्या सरकार ने चुपचाप लेकिन सख्ती से यह संदेश दे दिया कि यहाँ पर राष्ट्र पहले है, व्यक्ति बाद में? आज मेरे साथ जुड़े हैं इस विषय पर बात करने के लिए कीर्ति चक्र अवॉर्डी कैप्टन अंशुमान सिंह जी के पिता श्री रवि प्रसाद सिंह जी, और हम इनसे आज करेंगे सीधा सवाल कि क्या जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा उनका अपना फैसला था या फिर सरकार की साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक? मैं हूं भावेश गुजराती और आप देख रहे हैं भावेश सेस का राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर बार बार सरकार की नीतियों के खिलाफ जाने लगे तो क्या वो सरकार की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा होता है? और क्या जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा इसी वजह से हुआ क्योंकि अब वो सरकार की लाइन के बाहर बोलते नजर आ रहे थे? देखिए भावेश जी, निश्चित रूप से जो इस्तीफा हुआ है धनखड़ जी का, ये उन्होंने मेंशन किया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मेरे समझ से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूर्ण रूप से ऐसा कहने का आधिकारिक दायित्व तो नहीं रखता, लेकिन चूंकि 4:15 बजे तक वो राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करते रहे, 1 बजे उन्होंने मीटिंग लिया, 4:30 बजे वो क्या बोलते हैं कमेटी की बैठक थी, उसमें वो सब करते रहे। 10 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा। तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि इतने 1 से लेकर के और रात को 9 बजे के बीच में ऐसा क्या हो गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दें। उनकी तबीयत मार्च में जरूर खराब हुई थी। मार्च में डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। अगर उन्हें इस्तीफा देना होता तो मार्च से जुलाई तक आने का कोई औचित्य नहीं बनता कि वो जुलाई में, वो भी संसद का जब सत्र चल रहा है, उस एक दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बीइंग उपराष्ट्रपति उन्होंने 23 तारीख के लिए अपना राजस्थान के लिए कार्यक्रम भी अनाउंस कर दिया था, जो उपराष्ट्रपति भवन से जारी किया गया था। तो ये देखने में जरूर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा मेरे समझ से नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी सरकार के लिए, ये मान लीजिए कि एक तरह से समानांतर एक व्यवस्था बन गए थे, जिनसे गाहे बगाहे कई मौकों पर सरकार को थोड़ी सी अपमान और जिल्लत झेलनी पड़ रही थी, और सरकार और इससे ज्यादा इनको लेकर के शायद इस मूड में नहीं थी। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इनका हुआ सुप्रीम कोर्ट से, वो चाहे केशवानंद भारती का केस हो या फिर जो जजों की नियुक्ति का केस हो, इन दोनों में इन्होंने डायरेक्ट इंटरवेन किया था, जो कि सरकार नहीं, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से 2-2-4 करता हुआ नजर आए। उसके बाद आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बार जब वो शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, तो उन्होंने इनसे एक इतना तीखा प्रश्न किया कि आखिर कब तक आप किसानों से बात क्यों नहीं करते और इनकी बात आप कब सुनेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कभी कभी लगता था ऐसा कि जगदीप धनखड़ जी अपनी उस जो लक्ष्मण रेखा थी उसका हनन कर रहे थे। दूसरी बात एक और हुई थी, आपको मैं बताऊं कि हमको कुछ सूत्रों से पता चला है कि जगदीप धनखड़ जी जो संसद न्यूज होता है, लोकसभा न्यूज, उस लोकसभा न्यूज का राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष, वो दोनों एक बोर्ड में होते हैं, लेकिन अकेले अपनी मनमर्जी से ये चला रहे थे। हमारे देश की व्यवस्था में राष्ट्रपति 1 नंबर पे, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे और प्रधानमंत्री का नंबर 3 नंबर पे आता है, लेकिन वास्तव में हमारे यहां होता है 3-1-2। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ये समझते थे कि ये होना चाहिए 1-2-3। तो उन्हें लगता था कि मेरा जो पद है वो प्रधानमंत्री से ऊपर है। कहीं गए हुए थे और प्रोटोकॉल में उन्होंने अपनी गाड़ी का कहा था कि जिस तरह से गाड़ियां
प्रधानमंत्री जी को प्रोवाइड की जाती हैं, उसके समानांतर गाड़ी हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसे डिनाई कर दिया। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कई ऐसे मौके आए, आपने देखा कि सबसे बड़ी बात जो आई है, आपने देखा है कि एक बार ये जो मुद्दा उठा है, ये मुद्दा उठा है जज साहब के इंपीचमेंट को लेकर के, जस्टिस वर्मा को लेकर के। जस्टिस वर्मा के यहां मार्च महीने में आग लगी थी और 7 दिन लग गया था उस न्यूज को बाहर आने में। आप सोच लें कि अगर एक किसी जस्टिस के यहां तथाकथित 15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं और इतनी बड़ी न्यूज को मेन मीडिया दबा जाता है, तो आखिर किसके इशारे पे दबा जाता है? और वो 7 दिन बाद न्यूज आया और बड़े मुखर होकर के धनखड़ जी इस पे बोलते रहे, अप्रैल में भी बोले, मई में भी बोले, और वो ये जानना चाहते थे कि आखिर वो रुपए किसके थे। उसके बाद 1 महीने तक उसमें एफआईआर नहीं होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह हुई थी, वो ये हुआ था भावेश जी की 21 तारीख को लोकसभा में सरकार ये चाहती थी कि संयुक्त रूप से एक इंपीचमेंट का मोशन आए जस्टिस वर्मा के खिलाफ और 145 सांसदों के हस्ताक्षर से उन्होंने ओम बिरला जी को सौंपा था। ओम बिरला जी ने लेकिन उसका अभी अनाउंसमेंट नहीं किया था। और दूसरी तरफ सेम डे उसी दिन, ये क्रोनोलॉजी समझिए आप, कि विपक्ष ने करीब 63 सांसदों का राज्यसभा में साइन करा के इनको दिया और इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जो एक मुद्दा था सरकार का कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ये विपक्ष के हाथ में जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि वहीं पे मेघवाल जी बैठे हुए थे जो कानून मंत्री हैं, उनको ये पता नहीं था। जब इन्होंने अनाउंस किया तब उन्हें पता चला कुछ ऐसा भी है। 1:30 बजे की मीटिंग में जब आप देखते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जब हो रही थी 1:30 बजे, तो उसमें यह तय हुआ कि हम संसद को कैसे चलाएंगे, राज्यसभा कैसे चलेगा। तो लोकसभा में जब राहुल गांधी जी बोलना चाहते थे तो उनको मना कर दिया था आपके ओम बिरला जी ने कि नहीं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होगा कि क्या बोलना और कैसे बोलना है। लेकिन जब राज्यसभा में नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिला तो आपने देखा होगा कि वो बोल रहे थे और इन्होंने उनको अलाउ भी किया, खड़गे जी को। और बोलते बोलते खड़गे जी कुछ जिस नियम के अधीन अलाउ किया गया था उसके इतर भी बोल रहे थे, जिसका विरोध किया था उस समय बैठे हुए भाजपा के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने। और जेपी नड्डा जी ने यह खुल के बोला था कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, केवल मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड में जाएगा, जबकि यह बोलने का संवैधानिक अधिकार केवल पदेन सभापति को था, वह दूसरे किसी को नहीं था। तो उन्होंने ये इनको एक अपमानजनक और ये दर्शाया कि अब सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो चीजें चल रही वो सब कुछ ठीक नहीं। और उसके बाद जो 1:30 बजे की मीटिंग हुई उसमें किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री हैं और ये आए थे अपने जो जेपी नड्डा जी, लेकिन 4:30 बजे ये नहीं आए और इसकी सूचना भी कहा जा रहा है सूत्रों से कि ये नहीं दी गई थी। उसी के बीच में ये धनखड़ जी गए, राष्ट्रपति से मिलके आए हैं, ये भी सरकार एडमिट नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के पास से जो मुझे जानकारी मिली कि उनके पास कुछ मैसेज गया कि आपने ये गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनके ऊपर या तो सरकार का दबाव रहा होगा या ऐसा उनको लगता होगा कि अब ये हमारे लिए, अगर हम हमारे खिलाफ इंपीचमेंट आएगा तो जो पे एंड पर्क्स और जो सुविधाएं उनको मिलते हैं उससे वो वंचित हो जाएंगे। और उनको ये लगा कि मैं अब इससे ज्यादा शायद मेरी अब बेइज्जती नहीं हो सकती, तो ये सोच करके उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर ये केवल ये कारण होता कि उनके स्वास्थ्य का कारण होता तो आप देखिए कि उनके इस्तीफा के 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि देश को सेवा करने का कई मौकों पे अवसर मिला और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कोई प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ ना फॉर्मल विदाई की बात होती है, ना ही सरकार के किसी और मंत्री उनके यहां गुलदस्ता लेके जाते हैं। अगर वास्तव में ऐसा होता तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि देश के और भी तमाम मंत्री उनके घरों पे जाते, उनको गुलदस्ता देते, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते। लेकिन पूरा सरकार इस पे चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। एक प्रधानमंत्री ने, और आपने देखा कि जो हमारे यहां जो 2 बार केवल व्यवस्था आज तक है, ये 14वें हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, तो केवल बीवी गिरीश जी और वेंकट रमन जी इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन दोनों को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और ये आदमी जो 10 दिन पहले कह रहे थे कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा, तो ये गाहे बेगाहे और जो संविधान में आपने सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्षता की, इस पे भी इन्होंने बोला। और इनका जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ, और कई मौकों पे जो मुद्दा चाहता था, सरकार चाहती थी कि हम इसका क्रेडिट लें, वो मुद्दा इन्होंने बैठे बिठाए दे दिया था विपक्ष को। और कभी कभी लगता था कि ये विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। 14 सांसदों को उन्होंने बर्खास्त भी किया था। और आपने देखा था कि 1 दिसंबर 2000
24 में इनके खिलाफ विपक्ष ने इंपीचमेंट भी लाया था। और सबसे मुख्य मुद्दा यह था कि एक जस्टिस यादव थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस यादव का विपक्ष चाहता था इंपीचमेंट, जो कि 2024 में दिसंबर में लाया गया था, और इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। 55 सांसदों की हस्ताक्षर से आया था और राज्यसभा में केवल 50 सांसदों का हस्ताक्षर आवश्यक है। और उस समय वो ये कह के उसको रोके हुए थे कि हम इस पे एक सांसद के 2 हस्ताक्षर थे, और उस दिन इन्होंने इसका भी इंडिकेशन दिया, क्योंकि वो एक आप ये आरएसएस के सभा में उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ अनुचित बातें कही थी। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जस्टिस यादव का इंपीचमेंट का मोशन भी स्वीकार कर लिया जाए, और इन्होंने 21 तारीख को यह भी इंगित किया था कि वो भी हमारे पास है और हम वो विचार करते हैं। तो ये कुछ लेकर के सरकार ने देखा कि अब ये हमारे लिए असहज होने की बातें हैं, और सरकार के आप ये कहें कि परोक्ष या प्रत्यक्ष दबाव के कारण इनके इस्तीफा हुआ। मेरे समझ से इनके स्वास्थ्य जैसी ऐसी कोई कारण नहीं, अगर स्वास्थ्य का कारण होता तो आज तक ये सामने आ गया होता। धनखड़ जी बार बार न्यायपालिका की आलोचना कर रहे थे, क्या ये आत्ममुग्ध होकर के बड़बोलेपन में की गई बयानबाजी थी या एक सोची समझी लाइन क्रॉसिंग? देखिए, जब भी कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है, तो जनता ये समझती है परोक्ष रूप से वो सरकार की बात कह रहे हैं, और वो भाजपा के ही उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वो बार-बार, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि न्यायपालिका से उसका सामना हो, क्योंकि न्यायपालिका से सामना होने का मतलब कि जनता के पास ये मैसेज जाता है कि सरकार अब पंगु बनाना चाहती है न्यायपालिका को, और सरकार हमारे से इतर होके जा रही है। लेकिन चूंकि आप देखें, इनका इतिहास रहा है कि ये राजस्थान के हाई कोर्ट में थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये थे, और ये अपना आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इनकी आत्ममुग्धता थी, और जब कभी आदमी आत्मविश्वास से आत्ममुग्ध हो जाता है तो आप ये समझिए कि वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्ममुग्धता एक मनोविज्ञान में बहुत बड़ी बीमारी है। मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारी इनको लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन इन्होंने जो लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का उल्लंघन बार बार करते रहे, इससे निश्चित रूप से सरकार, कई बार सरकार के लोगों को पता नहीं होता था और ये ऐसी बात कह जाते थे, वो किसानों की बात पे हो या इंपीचमेंट की बात को ले लें कि सरकार को नहीं पता था, या आप संविधान के मुद्दे पे ले लें, तो ये बार बार ऐसा कह जाते थे कुछ ना कुछ, जिससे सरकार अपने आप को असहज महसूस करती थी। और ये मैं इसमें इतना तो सलाहियत नहीं रखता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनकी आत्मविश्वास से ज्यादा आत्ममुग्धता जैसी स्थिति हो गई थी, जो कि सरकार असहज हो रही थी। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं ने खुलकर कई बार धनखड़ के बयानों को कोट किया। क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जो सरकार की आलोचना करने का विपक्ष को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता हो? रवि प्रताप सिंह जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के लोग, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वो पूरे राष्ट्र का होता है, तो वो उसके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको कोई असहजता महसूस हो और विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को कोई ना कोई मुद्दा मिल जाए। आपने देखा होगा कि इनको ममता बनर्जी ने, जब ये गवर्नर थे, तो इनको वाइस चांसलर के पद से हटा दिया था, इनको ब्लॉक कर दिया था सोशल मीडिया पे अपने, और वहां इनका टकराव हमेशा चलता रहा। उसके बाद शायद ये लगा सरकार को कि ये हमारे काम के होंगे, लेकिन ये याद रखिए, सरकार ने 3 जाट और 3 किसान नेताओं को लाया। वो थे संदीप वो मलिक जी थे, और धनखड़ जी थे, और राव वीरेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, और तीनों से सरकार को, भाजपा को कुछ मिला नहीं। तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी, ये मान लीजिए कि एक विन विन सिचुएशन नहीं रही, क्योंकि और इनको जो सोच करके लाए थे कि हम इनको शायद उपराष्ट्रपति बनाएंगे तो किसानों का मिलेगा, उसका लाभ इनको ना तो हरियाणा में मिला, ना ही इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला, और ना ही राजस्थान में सरकार को मिला, और ऊपर से असहज होते रहे। और यही अगर स्थिति रहती तो सरकार निश्चित रूप से असहज और होती, तो निश्चित रूप से सरकार का कुछ ना कुछ दबाव था। और जैसा आपने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को इस तरह का कभी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए जिसमें सरकार और विपक्ष को टकराने की बात आए। अब जब वो हट चुके हैं, क्या विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है? क्योंकि धनखड़ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेहरे उनकी भाषा बोलने लगे थे और अब वो हथियार छिन गया है। रवि प्रताप सिंह जी, नहीं नहीं, देखिए, धनखड़ जी का व्यक्तित्व एक मिला जुला व्यक्तित्व था। कभी वही विपक्ष उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन दिसंबर में लेकर के आया था, जिसको टेक्निकली एरर बताते हुए जो उपसभापति हैं, जो उन्होंने इसको खारिज कर दिया था,
और कभी कभी इन्होंने बर्खास्त किया तो इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि ये बोलने का समय नहीं देते हैं। और आज इन्होंने अगर उनका स्वीकार कर लिया तो ऐसा लग रहा था कि ये विपक्ष तो कब कब इनका पलट रहा, पक्ष की तरफ कब इनका पलट रहा, विपक्ष की तरफ झुक जाएगा। ये आकलन कर लेना बड़ा एक ये समझिए कि किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति ही। लेकिन आज के परिदृश्य में जरूर ये विपक्ष सोच रहा है कि नहीं, ये हमारी बात कह रहे थे, और उनको ये एक हाथ से जाता हुआ लग रहा है। रवि जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ नहीं हो जाता कि सरकार में व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है? फिर चाहे वो कोई भी हो, जब सोच भटकेगी तो बाहर का रास्ता तय है। और ये एक राजनीतिक संदेश है कि वन नेशन वन लाइन के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में जो संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियों का निहित हो जाना है, तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसको छोड़ करके दूसरा कोई भी समानांतर सत्ता ऐसी खड़ी हो। लेकिन निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत सी मौकों पे ऐसा धनखड़ जी ने वक्तव्य दिया जब सरकार को पता नहीं होता था, और इसका सारा डिस्क्रेडिट जो जाता था वो सरकार के पास जाता था। जनता ये समझती थी कि ये सरकार बुलवा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो सरकार कई मौकों पे असहज महसूस करती रही है, और अब ज्यादा असहज महसूस करने की स्थिति सरकार के पास नहीं थी, क्योंकि सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कही थी और सरकार जिस चीज को लाना चाहती थी, आपने उस चीज को सरकार के स्थापित व्यक्तियों को बिना बताए स्वीकार कर लिया। वहां कानून मंत्री बैठे, उनको पता नहीं है। तो सरकार को लगा कि अब ये जो है पानी सर के ऊपर जा रहा है, और सरकार के यहां से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज, ऐसा कुछ निर्देश इनको मिला जिसको ये सोचे कि अब मेरा आगे बढ़ना शायद मुनासिब नहीं होगा। क्या पता हमारे खिलाफ जो विपक्ष ने इंपीचमेंट लाया था, सरकार ला दे तो जो इनको सुविधाएं मिलती हैं वो बंद हो जाए। ये तमाम चीजें सोच करके और अपना आगे का भला बुरा सोच करके जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है वो निश्चित रूप से दिया। लेकिन ये मेरे समझ से एक बहाना था, स्वास्थ्य का ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं विधिक रूप से तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो व्यक्ति संचालित कर रहा है अपने हाउस को, शाम तक बैठकें कर रहा है, 22 तारीख के लिए बैठक को जो अपना एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी उसको 22 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दिया था। 23 तारीख को राजस्थान जा रहे थे, सारे कार्यक्रम उनके तय थे। 11 दिन पहले कह रहे थे कि नहीं, मैं 27 में रिटायर होऊंगा। तो ये कुछ चीजें थी जो ये दर्शाती हैं कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब एक दिन में तो नहीं हुआ। जो मार्च में हुआ था वो अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं चला ले जाऊंगा, कर पाऊंगा, तभी कर रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां सरकार की तरफ से और उनके बीच में कुछ बन गई जिसके कारण उनको जाना पड़ा। और ये देश के लिए दुर्भाग्य भी है कि एक वाइस प्रेसिडेंट का इस तरह से इस्तीफा हुआ। लेकिन अब तो चीजें छन के बाहर आएंगी तो निकलेगा कि क्या हुआ, हमारा तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। तो साथियों, देश में कोई पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अगर वो राष्ट्र की मुख्य धारा और नीति के खिलाफ जाने लग जाए तो निर्णय तो लेना ही पड़ता है। उपराष्ट्रपति पद कोई मामूली पद नहीं होता। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने बीते कुछ महीनों में जो बयान दिए वो सरकार के स्थायित्व और नीति के खिलाफ जा रहे थे। उन्होंने न्यायपालिका को लेकर ऐसी बातें कही जो विपक्ष के हाथों में हथियार बन गई। जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सरकार की वैचारिक रीढ़ पर हमला करने लगे या विपक्ष की भाषा बोलने लगे तो फिर वो कुर्सी पर नहीं रह सकता है, पद का सम्मान नहीं रह जाता है। इसलिए राष्ट्र हित में एक निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया, व्यवस्था ने खुद को शुद्ध किया। यही सरकार की विशेषता है, या रिश्ते नहीं राष्ट्र पहले आता है। और रवि प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल साफ कहा कि इस्तीफा नहीं था, ये व्यवस्था का स्वाभाविक शुद्धि था। जिसने विचारधारा को छोड़ा वो खुद ही सिस्टम से बाहर हो गया। और यही संदेश है इन सबके लिए जो राष्ट्र को मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं। हाँ, इस स्टेज पर आज हमने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत बदल रहा है, और यहां पर अब जो लाइन क्रॉस करने लगेगा या लाइन क्रॉस करने की हिम्मत करेगा, उस व्यक्ति का सिस्टम में कोई जगह नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।